वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे। तो एक जो शेयर होता है कॉमन स्टॉक का एक कंपनी के अंदर, जिसका कांस्टेंट जो है डिविडेंड होता है उसके साथ होता है, उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है ज़ीरो ग्रोथ टाइप ऑफ स्टॉक्स की, जो कि इम्प्लाई करता है कि D1 बराबर है D2 के, वो बराबर है D3 के, और वो बराबर है D के, यानी कि कांस्टेंट के वो बराबर है। और D1/P0 जो है वो कहलाया जाता है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो डिविडेंड जो कि जाहिर बात है शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, प्रॉफिट्स में से दिए जाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक रिटर्न जो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और उसके बाद ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक शेयर फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो स्टॉक होते हैं डिविडेंड प्रायोरिटी के साथ कॉमन स्टॉक के ऊपर, यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है, अहमियत दी जाती है, ज़्यादा हम फोकियत का लफ्ज़ भी कह सकते हैं कि फोकियत दी जाती है जो कॉमन स्टॉक होते हैं उनके ऊपर, यानी कि पहले इनको दिया जाएगा फिर जो है वो कॉमन स्टॉक वालों को। और नॉर्मली जो है वो इस पर फिक्स डिविडेंड रेट होता है और कभी कभी वोटिंग राइट के बगैर भी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं उनमें डिविडेंड तो पहले दिया जाएगा और फिक्स रेट के साथ भी दिया जाता है, लेकिन वोटिंग राइट इसमें नहीं होता, अक्सर देखने में आता है। प्राइस जो कि डीलर जो है विश करना चाहता है कि वो पे करे, वो जो है बिड प्राइस होती है, और प्राइस जिसके ऊपर डीलर सेल करते हैं सिक्योरिटी, वो कहलाई जाती है स्ट्राइक प्राइस। ब्रोकर की अगर हम बात करें, ब्रोकर कौन होता है? एक एजेंट होता है, जाहिर बात है, जो कि अरेंज करता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो इन्वेस्टर्स के दरमियान मैच करता है। इन्वेस्टर्स जो कि विश करते हैं कि वो बाय करेंगे सिक्योरिटीज़ ऐसे इन्वेस्टर के साथ जो कि विश करते हैं कि सेल करेंगे वो सिक्योरिटीज़। और प्रेफर्ड स्टॉक फीचर्स की हम बात करें तो ये दोबारा आ चुका है यहाँ पर, पहले भी आया है कि कॉमन स्टॉक के ऊपर इनको प्रायोरिटी दी जाती है, पहले इनको ही पे किया जाएगा जो भी डिविडेंड वगैरह होगा, और फिक्स डिविडेंड रेट भी जो है वो दिया जाता है इनको। और जो डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू के दरमियान और उसकी कॉस्ट के दरमियान, उसको कहा जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि NPV। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हम बात करें तो IRR के साथ हम ट्राई करते हैं कि फाइंड करें एक सिंगल रेट ऑफ रिटर्न जो कि समराइज करता है मेरिट्स जो है एक प्रोजेक्ट के। और IRR रूल की बेस के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्टेबल किया जाएगा अगर IRR जो है वो एक्सीड कर जाता है रिक्वायर्ड रिटर्न, इसको जो है वो क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स जिसको PI कहा जाता है, ये रेशियो होता है प्रेजेंट वैल्यू टू कॉस्ट का, और ये मेजर करता है प्रेजेंट वैल्यू जो है एक इन्वेस्टमेंट पर डॉलर इन्वेस्टेड की। और रिलेवेंट कैश फ्लोज की हम बात करें तो रिलेवेंट कैश फ्लो जो होता है एक प्रोजेक्ट का, वो चेंज होता है फर्म की जो ओवरऑल फ्यूचर कैश फ्लो होता है, जो कि डेट कम्स अबाउट जो कि होता है एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज जो है डिसीजन का कि इन्वेस्टमेंट लें। और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो होता है, इंक्रीमेंट वैसे इजाफा होने को कहते हैं। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के लिए जो होता है, उसके अंदर कोई भी या सारे जो चेंजेस आते हैं फर्म की जो है वो फ्यूचर कैश फ्लो के अंदर, जो कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्रोजेक्ट लेने के। संक कॉस्ट की हम बात करें तो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि ऑलरेडी तौर पे इनकर हो चुकी है और उसको रिकूप्ड नहीं किया जा सकता, इसी वजह से इसको नहीं कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। एग्जाम्पल अगर हम लें तो कंसल्टेंसी फ़ीस है इवेल्यूएट करने के लिए ऑप्शन जो है लॉन्च करने का एक प्रोडक्ट के। एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात करें तो कंसिडर करें एक सिंगल पीरियड ऑफ टाइम, एक 1 ईयर फॉर एग्जांपल। हमारे पास दो स्टॉक्स हैं L और U, और एक्सपेक्टेड है कि उनका जो है वो रिटर्न हो 25% का और 20% का भी कमिंग ईयर के अंदर। और पोर्टफोलियोज़ की हम बात करें तो एक ग्रुप होता है एसेट्स का, जैसे कि स्टॉक बॉन्ड्स जो कि इन्वेस्टर हेल्ड करता है। सिस्टमेटिक रिस्क की हम बात करें, एक रिस्क जो कि इन्फ्लुएंस करता है लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स, और ये मार्केट रिस्क भी कहलाया जाता है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करें तो ये ओवरऑल रिटर्न होता है जो कि फर्म को लाजमी तौर पर अर्न करना होता है उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर कि मेंटेन किया जाए वैल्यू ऑफ स्टॉक। और स्टैटिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक फर्म जो है वो बोरो करती है उस पॉइंट तक जहाँ पर टैक्स बेनिफिट जो होते हैं
एक्स्ट्रा डॉलर से डेट के अंदर वो एग्जैक्टली इक्वल होता है कॉस्ट से, जो कि आती है इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से। और ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो टाइम पीरियड होता है एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री के दरमियान और जो कलेक्शन होती है कैश की रिसीवेबल से उनके दरमियान। और कैश साइकिल की हम बात करें तो जो टाइम होता है कैश डिसबर्समेंट के दरमियान और कैश कलेक्शन के दरमियान। और हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं कैश साइकिल को कुछ इस तरीके से कि कैश साइकिल बराबर होता है ऑपरेटिंग साइकिल में से जब हम माइनस करते हैं अकाउंट्स पेबल पीरियड को। और प्रिकॉशनरी मोटिव की हम बात करें तो ज़रूरत होती है कि होल्ड किया जाए कैश को एज अ सेफ्टी के तौर पर, ताकि जाहिर बात है फाइनेंशियल रिजर्व के तौर पर रखा जाए। अब आपके सामने जो वो MCQs हैं इंपॉर्टेंट, जो सॉल्व MCQs है वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहले एक इनमें से कौन सी मार्केट के अंदर प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ को ही ट्रेड किया जाता है इन्वेस्टर्स के दरमियान। ये सेकेंडरी मार्केट में होता है कि जो कुछ पहले से इशू हो चुका है उन्हीं को ट्रेड किया जाएगा। और एक इन्वेस्टमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसकी डैश है, और रिजेक्ट किया जाएगा अगर वो डैश है। तो एक्सेप्ट किया जाएगा अगर प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, और रिजेक्ट किया जाएगा अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इनमें से कौन सी जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स है प्रेफर्ड स्टॉक की, सो वो ये कि डिविडेंड ऑन दिस स्टॉक कैन बी क्यूमुलेटिव। सो डिविडेंड जो है इन स्टॉक्स के ऊपर वो जो है क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। उसका ठीक है, इनमें से कौन सा जो वो मेजर है अकाउंटिंग प्रॉफिट का जो कि रिलेटिव है बुक वैल्यू के, वो है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। उसके आगे इनमें से कौन सी जो है वो M&M प्रोपोजिशन है जो कि ये बताता है कि ये जो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है कि कैसे एक फर्म जो वो चूज़ करती है अरेंज करना उसके फाइनेंसेस, वो है फर्स्ट प्रोपोजिशन। उसके बाद ये कि सेकंड M&M प्रोपोजिशन के मुताबिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो डिपेंड नहीं करती इनमें से किसके ऊपर, वो है फर्म की जो स्टॉक होल्डर्स हैं, द फर्म्स स्टॉक होल्डर्स। उसके बाद इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो एसोसिएट होता है यूनिक सर्कमस्टेंसेस के साथ एक पार्टिकुलर कंपनी के, वो होता है बिजनेस रिस्क। सो बिजनेस रिस्क इज द आंसर। उसके बाद इनमें से कौन सी टाइप जो रिस्क की इन्फ्लुएंस करती है लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स को, वो होती है सिस्टमेटिक रिस्क। सो सिस्टमेटिक रिस्क इसका आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो एक एग्जांपल है अनसिस्टमेटिक रिस्क की, वो है स्ट्राइक कॉल इन अ कंपनी। जो स्ट्राइक कॉल होती है कंपनी के अंदर वो। और ऑटोज एंड कंप्यूटर्स जो इनको इंक्लूड किया जाता है इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर्टी के अंदर, सो वो आ जाती है 5 ईयर्स की। और इसके बाद इनमें से कौन सा जो है मोटिव, उससे मुराद जो है वो नीड होती है कि होल्ड किया जाए कैश को, कि सेटिस्फाई करें नॉर्मल डिसबर्समेंट और कलेक्शन एक्टिविटीज़ जो कि एसोसिएट होती है ऑनगोइंग ऑपरेशंस के साथ, वो ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए किया जाता है। 3 तरह के मोटिव्स के लिए होल्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। सो यहाँ पर ट्रांजैक्शन की है। और उसके बाद एक इनमें से कौन सी टर्म से मुराद जो है वो ईज़ और क्विकनेस होती है, जिसके साथ एसेट को कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, वो है लिक्विडिटी। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज़्यादा ईजिली कन्वर्ट किया जा सकेगा कैश में। उसके बाद एक प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि शामिल नहीं होती इनमें से कौन सी चीज़ प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बाकी रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शामिल होता है। उसके आगे जो रिलेशनशिप होता है रियल और नॉमिनल रिटर्न्स के दरमियान, उसको डिस्क्राइब करते हैं इनमें से कौन से इफेक्ट्स के जरिए, फिशर इफेक्ट्स के जरिए। सो फिशर इफेक्ट्स इसका आंसर हो गया। उसके आगे इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्राइस होता है जो कि डीलर विश करता है कि पे करे एक शेयर के लिए, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो है इसका आंसर है। उसके आगे इनमें से कौन सा जो है वो मेजर करता है प्रेजेंट वैल्यू, एक इन्वेस्टमेंट पर डॉलर इन्वेस्टेड की, वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होती है। उसके बाद डैश कॉस्ट जो इनमें से वो एक आउटले है जो कि ऑलरेडी तौर पे इनकर हो गया है और इसी वजह से वो इफेक्ट नहीं होता। डिसीजन जो कि अंडर कंसिडरेशन है वो संक कॉस्ट होती है। उसके बाद इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो डिक्रीज नहीं करती कैश को, वो होती है डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डेट। डिक्रीजिंग लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक प्रोडक्ट मूव होती है करंट एसेट अकाउंट से करंट एसेट अकाउंट के थ्रू, वो है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इसका आंसर है। उसका ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो टाइम होता है सेल ऑफ इन्वेंट्री और कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल के दरमियान, वो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड। अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड। उसका ठीक है, इनमें से कौन सा रिस्क जो है वो एसोसिएट होता है यूनिक सर्कमस्टेंसेस के साथ एक पार्टिकुलर कंपनी के, वो बिजनेस रिस्क होता है। और उसके बाद अब आपके सामने ये कि अकाउंटिंग डेफिनेशन जो इनकम की, वो इसमें से क्या है, इनकम बराबर होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव। रेवेन्यूज जितने भी होते हैं उनमें से हम एक्सपेंसेस निकाल दें। अब ये कि व्हाट वुड बी द कैपिटल। कैपिटल स्पेंडिंग क्या होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसने परचेज किया फिक्स एसेट जो है 2 लाख रुपीज़ का और सोल्ड किया
उसको 45,000 के अंदर। सो कैपिटल स्पेंडिंग है 1,55,000, जो कि डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट का। उसके बाद ये कि जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू का, वो क्या है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है टू ईच अदर। उसका ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक का प्लेज प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बनाया गया, वो है डिबेंचर। डिबेंचर इसका आंसर है। उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो टाइप जो रिटर्न की, उससे मुराद परसेंटेज चेंज होती है अमाउंट ऑफ मनी जो आपके पास है, वो है नॉमिनल रिटर्न। नॉमिनल रिटर्न। और उसके बाद ये कि व्हेन रियल रेट, जब रियल रेट डैश होता है तो और तमाम जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो क्या होंगे, वो भी हाई होंगे। जब हाई होगा रियल रेट, तो वो सब भी हायर होंगे। उसके बाद इनमें से किस तरह की मार्केट के अंदर प्रीवियसली जो पहली बार इशू की गई सिक्योरिटीज़ हैं वो ट्रेड की जाती है इन्वेस्टर्स के दरमियान। सेकेंडरी मार्केट में होता है ऐसा कि जो कुछ पहले किया जा चुका है इशू। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।